हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्वेता शर्मा फ्रॉम गुरुदेव कोचिंग सेंटर लालकुआ गाजियाबाद। जैसे कि हम अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी का, जिसका नाम था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हम कुछ टॉपिक्स पहले क्लियर कर चुके थे और आज हम आगे कुछ टॉपिक्स क्लियर करेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेमोग्राफिक कंडीशन। ठीक है, डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी उस टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया की। डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब क्या होता है, उस टाइम पे जो पॉपुलेशन था, ठीक है, पॉपुलेशन लेवल था वो कैसा था उस टाइम पे। देखो, वैसे तो ब्रिटिशर्स को कोई लेना देना नहीं था कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है कम हो रही है, लेकिन हम जैसे आप जानते हैं जो पॉपुलेशन है आज के टाइम पे तो अच्छी खासी है, हमारी वन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन आती है हमारी इंडिया की, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कम थी। कम क्यों थी? क्योंकि लोग जिंदा ही नहीं रह पाते थे, मतलब जो फैसिलिटीज़ थी वो थी ही नहीं कोई भी, जिसकी वजह से लोग जो थे वो जल्दी ही मर जाते थे। ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, इसे आप देख लीजिए। इस पॉइंट्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी और प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका ये टॉपिक आता है और इस पॉइंट्स को आप उसमें मेंशन करते हो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि डेमोग्राफिक कंडीशन मैंने आपको क्या बताई, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया क्या होती है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन की बात हो रही है। ठीक है, हमें 1881 में जाके पता चला कि जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन थी वो क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा स्लो रेट में बढ़ रही थी। मतलब पॉपुलेशन बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही थी, बहुत ही ज़्यादा कम थी, बहुत स्लो रेट में बढ़ रही थी। ये स्टडी करने के बाद पता चला कब, 1881 में। ठीक है, उस टाइम पे एक थ्योरी आई थी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। देखो, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या थी, इसके दो स्टेज थे। फर्स्ट स्टेज जिसमें आपका ये था कि जो पॉपुलेशन थी वो स्लो रेट में बढ़ रही थी। सेकंड स्टेज में पता चलता है कि जो पॉपुलेशन है वो हाई रेट में बढ़ रही थी। ठीक है, एक ईयर था जिसे हम क्या बोलते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ठीक है, 1921 क्या है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इससे पहले स्टेज फर्स्ट थी इस थ्योरी की, जिसमें क्या हो रहा था, जो पॉपुलेशन थी वो बहुत धीरे स्लो रेट में बढ़ रही थी। और 1921 के बाद आई सेकेंड स्टेज, जिसमें क्या हो रहा था, जो पॉपुलेशन थी हाई रेट में बढ़नी स्टार्ट हुई। जैसे कि आप जानते हो 1921 के बाद ही हमें जाके एक टाइम पे जाके इंडिपेंडेंस मिली, उससे पहले तो कोई नाम ही नहीं था, वही चीज़। ठीक है, अब क्या रीज़न थे जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ नहीं रही थी उस टाइम पे, चलते हैं। फर्स्ट, जो लिटरेसी लेवल था, देखिए जो लिटरेसी लेवल था वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे कम था। मतलब अगर मैं 100 की बात करूँ, आउट ऑफ 100 जो 16% थे वो लिटरेट थे, और अगर मैं उसी में से बात करूँ 7% थे वो वुमेन थी। उस टाइम पे तो वुमेन्स को ज़्यादा वैसे भी इतना पढ़ाया नहीं जाता था, और बस 7% ही वुमेन्स थी जो उस टाइम पे एजुकेटेड थी, लिटरेट थी। ठीक है, लिटरेसी लेवल बहुत ज़्यादा कम था। ठीक है, एक वन ऑफ द मेन रोल प्ले करता है इसमें ये पॉपुलेशन में। सेकंड आती है पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक को कोई भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही थी, मतलब प्रॉपर सिस्टम जो होता है आपका, हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, उस टाइम पे बहुत सारी बीमारियां भी फैली थी, उसका भी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे थे वो लोग, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, लोग मर रहे थे। ठीक है, मूव टू द थर्ड पॉइंट, मोर्टेलिटी रेट। देखो, मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, मतलब डेथ रेट। मोर्टेलिटी रेट को ही डेथ रेट बोलते हैं, डेथ रेट को ही मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। उस टाइम पे जो डेथ रेट था वो बहुत ज़्यादा था। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो था वो 218% था। इन्फेंट का मतलब क्या होता है, जो बच्चे छोटे होते हैं ना, 1 साल से छोटे होते हैं, वो पैदा होते ही मर जाते थे। आप जैसे कि जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है जब वो पैदा होते हैं, उसके बाद ही बहुत सारे इंजेक्शंस लगते हैं, प्रॉपर केयर होती है उस टाइम। लेकिन जो हेल्थ सिस्टम था वो तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या था, जो मोर्टेलिटी रेट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। समझ आया, मतलब बच्चे बहुत जल्दी मर रहे थे। ओके, मूव टू द फोर्थ पॉइंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। अगर हम अब की बात करते हैं तो मतलब नॉर्मल एक इंसान जो है वो 65 साल तक जी लेता है, 60 to 65% ईयर आपका जी लेता है। लेकिन उस टाइम पे जो क्या था, सिर्फ 32 ईयर्स ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। मतलब सिर्फ 32 ईयर्स तक ही मुश्किल से जो इंसान थे, जो लोग थे, वो ज़िंदा रह पाते थे। ठीक है, लेकिन आज की बात करें तो 60 से लेकर 65 तक की है। समझ आया, क्लियर? मूव टू द फिफ्थ पॉइंट, एक्सटेंसिव पॉवर्टी। एक बहुत ये जो पॉइंट्स थे, इसका एक मेन रीज़न था ये पॉवर्टी। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी। पॉवर्टी, अब गरीबी होती है तो इंसान कुछ नहीं कर पाता।
ठीक है। अब गरीबी इतनी थी, अगर हम वो सिस्टम ले भी पाए, हम फैसिलिटीज़ यूज़ भी कर पाए, तो वो कर ही नहीं पाते क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं था। पॉवर्टी थी जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही थी। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। उस टाइम पे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था? ऑक्यूपेशन मतलब काम, ठीक है। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, देखिए इसमें जो एग्रीकल्चर था उस टाइम पे 70 से लेकर 75% तक था। कितना था? मतलब 70 से लेकर 75% तक एग्रीकल्चर था, बहुत ज़्यादा था एग्रीकल्चर। सेकेंड, मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो सिर्फ 10% थी और जो अदर सर्विसेज थी वो 15 से लेकर 20% थी। मतलब लोग सबसे ज़्यादा किस में इन्वॉल्व थे? एग्रीकल्चर में। लेकिन आउटपुट तो आता ही नहीं था, हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था, कोई फ़ायदा नहीं था उस एग्रीकल्चर का, वो सिर्फ अपने लिए यूज़ करे थे, वो सिर्फ क्या करते थे? कैश क्रॉप ही उगाते थे, थोड़ा याद होगा। ओके नेक्स्ट, अब मैं आपको एक टॉपिक बताती हूँ, ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन। देखो उस टाइम पे क्या था कि रीजनल वेरिएशन आ रही थी। रीजनल वेरिएशन का मतलब क्या होता है? कुछ जगह तो डेवलपमेंट हो रही थी, कुछ जगह नहीं हो रही थी। मतलब कुछ जगह आप देखोगे तो कि हाँ कि कुछ काम हो रहा है, कुछ जगह देखो तो कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं, मद्रास प्रेसिडेंसी में बेटा क्या था कि जो लोग थे वो धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर पे कम डिपेंड हो रहे थे। मतलब वो किसी और सर्विसेज में जा रहे थे, किसी और सेक्टर में जा रहे थे काम करने के लिए। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें किसकी, उड़ीसा की, पंजाब की, राजस्थान की, वहाँ पे जो लोग थे वो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड हो रहे थे। समझ आया? दिख रहा है ना आपको? आप कंपेयर कर सकते हो। ये ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन। रीजनल वेरिएशन इसे ही बोलते हैं, एक एरिया में जो चेंजेस हैं वो बढ़ रहे हैं, एक एरिया में कम हो रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में एक जगह की बात करें तो वो डिपेंडेंसी बढ़ रही है, एक जगह में क्या हो रही है? बहुत ज़्यादा कम हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था ब्रिटिश रूल के टाइम पे? ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कैसा था? ये चीज़ आती है। ओके, फर्स्ट पढ़ते हैं रोड्स। देखो बेटा, रोड्स बहुत ज़्यादा बुरी थी हमारी उस टाइम पे। देखिए आप देखते हैं कि उस टाइम ज़्यादातर गांव के एरियाज़ होते थे, हमें इतना नहीं पता था कि रोड्स कैसी होती है, कैसे बनती हैं, ज़्यादा उबड़ खाबड़ रास्ते वगैरह होते थे, पानी भरा रहता था। तो ब्रिटिशर्स ने ये चीज़ देखी, मतलब उन्हें हम पे दया नहीं है कि अरे यार हमारे लोग हैं, इंडियन हैं, नहीं, उन्हें अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने क्या किया? रोड्स बनवाई, जिससे कि जो चीज़ें हैं वो एक जगह से जो बना रहे हैं, ले रहे हैं, बताया रॉ मटेरियल वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे अपनी कंट्री में। अब रॉ मटेरियल लेके एक जगह से दूसरी जगह जाना भी तो है, किससे जाएंगे? रोड से तो जाएंगे। अगर रोड ही खराब होगी तो कैसे जाएंगे? तो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए रोड्स की डेवलपमेंट की, रोड बनाई। समझ आ गया? ओके नेक्स्ट, रेलवेज। 1850 में रेलवेज आया। रेलवेज का भी एक कारण था कि रेलवे की हेल्प से वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर पाते थे, ट्रांसपोर्ट कर पाते थे। एक तो वन ऑफ द मेन रीज़न यही था। ठीक है, अब देखो, अब वो एक्सपोर्ट करते थे एक जगह से दूसरी जगह, किसके थ्रू करते थे? पोर्ट्स के थ्रू, मतलब पोर्ट्स की वे से करते थे। अब पोर्ट्स तक सामान जाना भी तो चाहिए ना। अब ज़्यादा सामान जाएगा किसकी हेल्प से? रेलवे की हेल्प से जाएगा। तो एक जगह से क्या होता था? सारा सामान भरता था रेलवे में, और रेलवे कहाँ पे उसे छोड़ देती थी? जहाँ पे उनका पोर्ट होता था, और फिर वहाँ से वो क्या हो जाता था? आपका एक्सपोर्ट हो जाता सामान। समझ आ गया? मूव टू द थर्ड, वाटरवेज। देखो वाटरवेज बेटा मतलब जो रास्ता पानी के थ्रू जाता है ना, आप देखते होंगे शिप्स की हेल्प से, जो बोट्स वगैरह होती है, बोट्स तो नहीं लेकिन शिप्स होती है बहुत बड़ी बड़ी, उनके थ्रू एक जगह से, एक कंट्री से दूसरी जगह सामान जाता है, वही। तो उस टाइम पे उन लोगों ने ना कैनाल भी बनाया था। ठीक है, कैनाल भी बनाया था, लेकिन वो काम नहीं कर पाया, उसमें थोड़े चेंजेस भी करे, लेकिन फिर नहीं, ख़राब हो गया, फिर उन्होंने वो हटा ही दिया। ठीक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो बहुत सारी रिवर टेरिटरीज़ उन्होंने बनाई थी जिससे कि उन्हें हेल्प मिल सके, मतलब जो रास्ता था वो बहुत ज़्यादा कम हो सके उनके लिए, ईज़िली जो सामान है वो आपका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सके, ट्रांसपोर्ट हो सके। समझ आया? जो रिसोर्सेज थे उस टाइम पे उड़ीसा में बहुत ज़्यादा थे, जैसे कि हम जानते हैं उड़ीसा में मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे। अब मिनरल रिसोर्सेज, अब हमें रिसोर्सेज है, ले जाने भी तो है ना, तो वो रेलवे की हेल्प से ही आपके ले जाते थे वाटर पोर्ट्स के पास, फिर वाटर पोर्ट से वो क्या होते थे? एक्सपोर्ट होते थे उनकी कंट्री में। ठीक है, मतलब वाटरवेज से। समझ आ गया? नेक्स्ट,
पोस्ट एंड टेलीग्राफ, जैसे कि हम जानते हैं कि पहले के टाइम पे फ़ोन तो होते नहीं थे, क्या होते थे, लेटर वगैरह होते थे। मतलब अब मेरा बेटा कहीं चला गया, मैंने उसे, अब मेरे पास तो फ़ोन नहीं, मैं कैसे जानूँगी वो कहाँ पर है, मैं उसे चिट्ठी लिखती थी। मतलब उस टाइम पे जो लेटर का टेलीग्राफ का ऐसा सिस्टम था कि मैं अभी चिट्ठी लिख रही हूँ तो वो जब तक वो वापस आ जाएगा तब वो चिट्ठी वहाँ पे पहुँचेगी, मतलब बिल्कुल ख़राब। ऊपर से ये लोग क्या लेके आ गए थे, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लेके आ गए थे। क्या लेके आ गए थे, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लेके आ गए थे। वो उन्होंने बहुत सारा पैसा उसमें फूका, लेकिन वो किसी काम का नहीं रहा, वो पूरा ख़राब हो गया, मतलब वो नहीं चला। मूव ओवर, मतलब जब तक मोबाइल नहीं आया वो चीज़ नहीं हो पाई, वो उनकी पूरी कंप्लीट, वही पैसा बर्बाद करने वाली चीज़ है, ठीक है, पैसा लगाया वो उनका नहीं चला। बस ये बोल सकते। अब इन पॉइंट्स पे अगर मैं बात करूँ, उनका रोड्स हम अब तक देख रहे हैं, ठीक है, रोड्स चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया। रेलवे हम अब भी देखते हैं, वो भी। वाटरवेज अब हम भी क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं थ्रू वाटरवेज, ये भी चीज़ चल रही है। नेक्स्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये बिल्कुल कुछ नहीं था, इन्होंने लाने की कोशिश की, सोचा कि चल जाएगा, ये तीनों चल गए तो ये भी चल जाएगा, लेकिन नहीं चली, ठीक है। तो बेटा आज हमने क्या पढ़ा, आपका डेमोग्राफिक कंडीशन पढ़ी हमने, कैसी थी, पॉपुलेशन का लेवल कैसा था, क्या था, क्यों था, इतना कम क्यों था, वो सब चीज़ें हमने पढ़ी। ओके, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा, कौन से सेक्टर में कितने लोग थे, कौन से कहाँ इन्वॉल्व थे, जिसका पार्ट था ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन, ठीक है, एक एरिया में आपका बहुत ज़्यादा था, एक एरिया में लोग कम इन्वॉल्व थे, हमने इनका कंपैरिजन पढ़ा। लास्ट में पढ़ा कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कैसी थी, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर वो लेके आए थे, ठीक है, जो कि उन्होंने अपने यूज़ के लिए पढ़ी थी। अब तक हम ओवरऑल ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ये लास्ट हमारे टॉपिक्स थे, वो आज हम फिनिश करते हैं। थैंक यू।